आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है एमएससी मैथ्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी में एक नए टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो है लाग्रेंजेस मेथड, चार-पिट मेथड और जो है कैनोनिकल फॉर्म से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट करना, सारे मेथड्स को बड़े डीप वे में वर्किंग रूल के साथ सब कुछ देखा था। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग समझेंगे इसमें और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो सारी चीज देखेंगे। आपको बता दें कि जो भी हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड है। इतना तो आप करिए, इसके ज्यादा अगर आप कुछ और भी सोर्स आपके पास है जिससे आप कर सकते हैं तो आप उसको और भी न्यूमेरिकल इस मेथड से लगा सकते हैं। पर जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, यहाँ पर जो भी है तो वो आपको उतना करना ही होगा, क्योंकि आपके थियोरेटिकल एग्जाम में ये जो भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे और इतने इंपॉर्टेंट है कि आगे भी मतलब ये इतना आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके एग्जाम में थियोरेटिकल पूछा जाता है एमएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथ्स का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिलेबस हमने पूरा डिटेल बताया हुआ, तो आप ये कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर हम लोग देखते हैं। कुछ लिखा हुआ है कॉसी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला सवाल तो ये कि कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। जिस प्रकार लाग्रेंजेस और चार-पिट थे उसी प्रकार से कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक मेथड है लाग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब ये आपका सवाल होगा कि कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किस तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेगा। तो देखिए कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपका यहाँ पर हम लोग जो है, देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग जो है कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल के लिए पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर वाला आपके एग्जाम में लॉन्ग में उससे क्वेश्चन काफी पूछा गया है और उससे रिलेटेड शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर सेकंड वाले को हम लोग देख सकते हैं, देखेंगे सेकंड वाले को भी देखेंगे, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस है। तो दो तरह के कासी मेथड से हम लोग जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इससे पहले भी तो हम देख चुके हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को भी कई सारे, तो वो जो सॉल्व करने का मेथड है क्या उनसे ये अलग होगा, कैसे पहचान में आएगा। तो देखिए इसके में जो है ना कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक दी जाएगी, इनिशियल वैल्यू दी जाएगी, यानी उसे बाउंड्री वैल्यू भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैक्सिमम केसेस में ये कॉसी नाम दे करके ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर कॉसी देता है नाम की कॉसी मेथड से करिए तब तो सिंपल है, आपको सोचना ही नहीं। लेकिन अगर नहीं देता तो वो भी आपको न्यूमेरिकल में बताएंगे कि क्या इसकी पहचान है। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि कॉसी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, तो हमने लिखा लेट अस कंसीडर अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन fx,y,z pq इज इक्वल टू 0। हमने कहा था सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाले पे, तो अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर पे बात करूंगा, एक दो वीडियो में उस पर न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर पे बात करेंगे। अब आपके देखिए शॉर्ट में क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में पूछ लिया गया डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको जब कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए यानी डिफाइन कॉसी मेथड जो है कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए इस तरह से, तो आप पहले फर्स्ट ऑर्डर वाले का लिखेंगे, उसमें अगर सेकंड ऑर्डर शब्द नहीं यूज किया है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक यूज किया है, क्योंकि दोनों के नाम में डिफरेंसेस बहुत कम होंगे, कहीं कहीं आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक उसमें आगे मिलेगा, हम बताएंगे जब सेकंड ऑर्डर वाला तो वो भी सेकंड ऑर्डर होगा। पर सेकंड ऑर्डर वाले में मैंने कहा ना कि आपसे सिर्फ अगर पूछ दे कि डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक, तो आप ये फर्स्ट ऑर्डर वाली डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर नाम प्रॉपर दे दे के सेकंड ऑर्डर लिखिए तो आप जो है उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे और या फिर उस रूल को फॉलो करेंगे, और न्यूमेरिकल में तो आप देख के पहचान जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आपको पता है कि पी और क्यू होते हैं, हमको आपको बता चुके हैं ना कि इसमें जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके 5 डेरिवेटिव है, पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, तो ये पी और क्यू जो है आपके डेल जेड अपन डेल एक्स होते हैं, डेल जेड अपन डेल वाई, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर वाले होते हैं, और आर एस टी जो है ये सेकेंड ऑर्डर होते हैं। तो ये P और Q से बना हुआ देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन लिया हुआ है कि लेट अस कंसीडर अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
कोई कंसीडर किया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी और क्यू है और एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे, इसलिए ये जो है आपका नॉन लीनियर और ये जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला है। तो इस ऐसे हमने एक मान लिया। अब यहाँ पे मानने के बाद जो देखिए ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या, कॉसी मेथड जो है, ये कॉसी क्या है, एक मेथड है सॉल्व करने का, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखिए x डैश t इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल p इज इक्वल टू एफ पी, y डैश t इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल q इज इक्वल टू एफ क्यू, z डैश t इज इक्वल टू p डेल एफ अपॉन डेल p प्लस q डेल एफ अपॉन डेल q इज इक्वल टू, ये भी देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये डेल एफ अपॉन डेल पी, मैं आपको बताया हूँ पीछे वीडियो में, जो लोग शुरुआत से चीजें देखते आ रहे होंगे उन्हें सारी चीजें बड़े अच्छे समझ में आ रही होंगी। इसको लिखने का तरीका है, अगर आपको कहीं ऐसे लिखा हुआ देखिए ये जो है इसको आप ऐसे लिखें तो इसका मतलब यही है कि वो जो है डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, समझ रहे हैं। तो ये उसी तरीके से लिखा है आपका, ये नोटेशन है, ये दोनों बात एक ही पर थी, मगर मैंने यही ऐसे भी कहीं कहीं लिखा आ रहा है तो मैंने यहाँ पे आपको याद दिला दिया कि इसको लिखने का, इसको डेल एफ अपॉन डेल पी को लिखने का जो है तरीका एफ पी, सफिक्स में पी का मतलब वो पी जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एफ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये पार्शियली डिफरेंशिएट है, ये लिखने का तरीका है। उसी तरीके से ये लिखा हुआ है एफ क्यू और ये जेड डैश टी, ये जेड डैश टी और वाई डैश टी क्या है, टी जो है पैरामीटर है, एक्स डैश का मतलब आपका ये ऑर्डिनरी यानी डी एक्स अपॉन डी टी है, ठीक है। ये x डैश का मतलब आप पीछे भी पढ़े होंगे क्लासेस में कि डैश का मतलब यहाँ पे भी वही मतलब है। x डैश t का मतलब t पैरामीट्रिक कोई है और यहाँ पे जो है आपका ये x डैश का मतलब ये dx अपॉन dt है और इसके बराबर अगर इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिलेशन बताया जाए y डैश t बराबर इस तरह से रिलेशन z डैश t बराबर p डेल f अपॉन डेल p पर q डेल f अपॉन डेल q, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं ये दोनों बातें एक ही है, ठीक है। p डैश t इक्वल टू ये डेल dp अपॉन dt होगा, इसके में रिलेशन इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव का दिया जाए माइनस डेल f अपॉन डेल x माइनस p डेल f अपॉन डेल z, q डैश t इक्वल टू माइनस डेल f अपॉन डेल y माइनस q डेल f अपॉन डेल z। इन रिलेशन को, इस तरह के इक्वेशन को, these equation are called characteristic equation of one, यानी ये जो फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसके लिए ये सारे रिलेशन जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहे जाएंगे, ये बताया गया है यहाँ पे। ये आपको न्यूमेरिकल लगाने में भी हेल्प करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये आपके वेरी शॉर्ट में पूछा भी गया कि डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आप इसी को इस तरह से लिख के दिखाएंगे। आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे। और ये मैंने बता दिया कि ये दोनों चीजें एक ही है, ये कहीं कहीं आपको इसके बजाय ये लिखा होगा x डैश t बराबर एफ पी, तो एफ पी का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि डेल एफ अपॉन डेल पी डेल एफ अपॉन डेल क्यू को एफ क्यू लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। तो आपको कहीं कहीं आप ये दोनों भी लिख सकते हैं या फिर ये और ये खाली लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये पूरा लिखें, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया इसलिए सारी चीजें डिटेल में बता दी थोड़ा सा समझने के लिए। तो आप समझ गए होंगे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कई बार पूछा गया है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप ये जो रिलेशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और ये न्यूमेरिकल लगाने में भी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए काम आएगा। दूसरा देखिए लिखा हमने एक डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप क्या होता है, ये भी पूछा गया कई बार। तो लेट अस कंसीडर अ कर्व सी, हम लोग इनवलप वगैरह कर्व जो है बीएससी वगैरह में पढ़े थे ना, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं लेके आया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाता तो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हट के कई सारी चीजें बतानी पड़ती, तो इसलिए जो है मैंने सेलेक्टेड टू द पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम में जो कई बार पूछा जा रहा है वही चीजें लेके आया हूं, वही डेफिनेशन ले आया हूं। तो लेट अस कंसीडर अ कर्व कैपिटल सी विथ पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी ये कोई कर्व सी कोई कंसीडर करा हमने और उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन x बराबर xt, y बराबर yt, z बराबर zt, t बीइंग अ पैरामीटर, t वहां पे पैरामीटर है, और इसको हमने अगर इक्वेशन 1 मान लिया,
तो यहां देखिए उसके बाद इफ एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व, तो उस हर पॉइंट पर कर्व के, यानी इक्वेशन 1 उस हर पॉइंट के कर्व के हर पॉइंट पे जो कर्व हमने माना है उस कर्व के हर पॉइंट पे टच करे, टच और जनरेटर ऑफ एलिमेंट्री कोन, यानी एक एलिमेंट्री कोन जनरेट करते हुए, देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रिप, तब उसके थ्रू बनने वाले करस्पॉन्डिंग स्ट्रिप को हम लोग जानते हैं इज नोन एज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे कि एक हमने कंसीडर करा कर्व और उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है, और वो जो है कि उस कर्व को टच करता है हर पॉइंट पर तो जनरेट करता है एक एलिमेंट्री कोन, और उस एलिमेंट्री कोन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिप बनती है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिप कहते हैं। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाया गया है, तो मैंने ले आया। न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा एक आध जगह ये शब्द भी यूज होगा, तो ये दोनों डेफिनेशन आप लिख लीजिए। इसके बाद एक इसी पर कॉसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का ये है, इस पे एक जो है न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वर्किंग रूल हमने कहीं के देखा जो है, विशेष तौर से कई सारे जगह सर्च करा तो बुक और जगह, तो वो डायरेक्ट वर्किंग रूल मिला नहीं उसको सेट करता हुआ, पर आपको वो क्वेश्चन इतने बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल बता दिया जाएगा कि आपको बेहतर समझ में आएगा, और वे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इतना ही आप तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से फंस जाएगा। तो ये लिख लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं। कॉसी मेथड पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला देखेंगे एक दो वीडियो में, इसके बाद जो है सेकेंड ऑर्डर वाला देखेंगे। तो अब तक आप लोगों ने जो है कॉसी मेथड समझ लिया होगा, कॉसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी देख लिया होगा, और हम लोग जो है उसी पर कॉसी फर्स्ट ऑर्डर कॉसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फर्स्ट डिग्री से सॉल्व करना देखने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉसी मेथड से सॉल्व करना देखने वाले हैं। देखिए, जो इससे फर्स्ट डिग्री वाला थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग बड़ा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपका पूछा था, ये जो भी आपको वीडियो में 2-3 क्वेश्चन बताए जाएंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना आप तैयार करिए तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ये काफी सिलेक्टेड है और पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मैंने देखिए सर्च किया तो वर्किंग रूल कहीं मिला नहीं। ठीक है, तो वर्किंग रूल मैंने कुछ अपने हिसाब से जो है खुद अपना बनाया हुआ एक वर्किंग रूल आपके लिए लेके आया हूं। देखिए सामने दिख रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपके सामने जो दिख रहा है वर्किंग रूल, लेट द पैरामीटर एंड फाइंड द इनिशियल वैल्यू, यानी हमको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसका हम लोग जो है उसमें एक पैरामीटर मानेंगे। पैरामीटर क्या होता है, सबसे पहला सवाल तो ये, तो पैरामीटर जो है आपको कोई फंक्शन के साथ आया हुआ एक वेरिएबल होता है, लेकिन वो फंक्शन के साथ जो है फिक्स रहता है, तो वो आपका पेरीमीटर होता है। यहाँ पे जो है हम लेमडा ज्यादातर मान करके लगाएंगे, आप कुछ और भी मान सकते हैं, पेरीमीटर एक मानना होगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल में आपको दिखाएंगे। स्टेप फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, लेट द पेरीमीटर एंड द फाइंड द इनिशियल वैल्यू, और सारे इसमें देखिए 5 टर्म दिख रहे होंगे, एक्स वाई जेड पी एंड क्यू, उनके इनिशियल वैल्यू फाइंड करने होंगे। इनिशियल वैल्यू का मतलब कि आपको एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, पी नॉट, क्यू नॉट, ये जो है उनके इनिशियल वैल्यू मान लेंगे हम लोग, और उसी को हम लोग को फाइंड करना होगा। पहला स्टेप यही है, इसकी पांचों की वैल्यू कैलकुलेट करके फाइंड करने होंगे। दूसरा क्या है, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग जो है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पहले दिखाई चुके हैं कि किस तरह से रिलेशन है डेरिवेटिव में। ठीक है, उसके बाद जो आपको मिलेगा वो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टेप थर्ड, कैलकुलेट एंड इंटीग्रेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड फाइंड एक्स वाई जेड पी एंड क्यू, यानी उनको आपस में सुटेबल रूप से कैलकुलेट करके एक्स वाई जेड और पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स वाई जेड और पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसमें से लेमडा और टी को एलिमिनेट करके हम लोग जो है एक एक्स वाई और जेड में रिलेशन फाइंड कर लेंगे, वो हमारा होगा इंटीग्रल सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है इंटीग्रेट करने के लिए जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिलेगा सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं, उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। तो आइए बोर्ड पर ये आपको सामने वर्किंग रूल जो दिखा होगा बहुत ही बेहतर आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, तो अभी सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे कैसे क्या है। देखिए ध्यान से कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं इस इक्वेशन का, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया पी क्यू इक्वल टू जेड, एंड डिटरमाइन द इंटीग्रल सरफेस विच पासेस थ्रू द पैराबोला एक्स इक्वल टू 0 वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड।
यानी इसकी इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू 0, y स्क्वायर इक्वल टू जेड पर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और इसका इंटीग्रल सरफेस भी फाइंड करना है। देखिए पहला स्टेप हमने बताया था कि आपको सबसे पहले क्या काम करना होगा, इनकी इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी होगी। जो देखिए यहाँ पे गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू जेड, जो आपको दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैंने लिख लिया, यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लिया। इनिशियल वैल्यू ये देखिए आपको बताया था कि अगर आपको दिया गया इंटीग्रल है तो आप कैसे पता करेंगे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि ये कॉसी से ही फाइंड करना है। तो देखिए इनिशियल वैल्यू दी जाएगी, ये इनिशियल वैल्यू है x इक्वल टू 0, y स्क्वायर इक्वल टू जेड, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आपको दो बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा इसमें ये इससे तो क्लियर हो जाएगा कि कॉसी मेथड से करना है, पर आपको फाइंड क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इंटीग्रल सरफेस। देखिए x y z जो आप लास्ट में आपको मैंने बताया स्टेप, वो रिलेशन निकालेंगे आप, वही इंटीग्रल सरफेस होगा। वो स्टेप आपको अभी पूरा यहाँ से क्लियर कर दूंगा। मैंने थोड़ा स्टेप शॉर्टली लिखा हुआ, बीच के कैलकुलेशन को स्टेप में नहीं बनाया, क्योंकि वो कैलकुलेशन अगर स्टेप बनाने लगे तो फिर वो 10 या 15 स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कोई मतलब नहीं है, वो छोटे कैलकुलेशन आपको अपने बेसिक आइडियाज और बेसिक थिंकिंग के ऊपर डिपेंड होगी कि आप कितना अच्छा समझ पा रहे हो, कितना अच्छा सब कर पा रहे हो, कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन है, उससे आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो देखिए ये आपको इनिशियल वैल्यू दी गई है, ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, उसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ये आपको जो दिया गया इनिशियल वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 मान लिया। फिर हमने फर्स्ट स्टेप आपको बताया था कि जो दिया जाए उसकी इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो इनिशियल वैल्यू है लेट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू लैम्डा, z इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर दिया गया, लैम्डा बीइंग अ पैरामीटर। देखिए हमने कहा था कि एक पैरामीटर मानेंगे, तो यहाँ पर लैम्डा हमने एक पैरामीटर मान लिया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो y इक्वल टू लैम्डा आप देखिए माना x इक्वल टू 0 तो वही है, y इक्वल टू हमने लैम्डा पैरामीटर मान लिया। अच्छा ये जो आपको इस तरह से देखिए एक कोई जीरो देगा किसी भी इक्वेशन में, और अगर आपको एक जो है yz या xz में रिलेशन देता तो आप किसी एक को लैम्डा पैरामीटर मान लेंगे। अगर मान लीजिए xz में रिलेशन दे तो x बराबर मान लेंगे, yz में दे तो y बराबर मान लेंगे। देखिए y बराबर हमने मान लिया। जैसे ही y बराबर मानेंगे तो आपको पता है z बराबर y स्क्वायर होता है, तो z बराबर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा बीइंग पैरामीटर, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपको देखिए क्या है कि हमने कहा था कि सबकी इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है, अभी तो मेन वो चीज है। तो आपको 5 जो टर्म है ना, लेट द इनिशियल वैल्यू x नॉट, y नॉट, z नॉट, p नॉट, q नॉट ऑफ x, y, z, p एंड q, यानी x, y, z और p और q जो दिया गया है इसका इनिशियल वैल्यू आपका x नॉट, y नॉट, z नॉट, p नॉट, q नॉट है, ये हम लोग मान लेंगे। हमने कहा था ना इस तरह के होंगे, तो आपको ये जो है इसके इनिशियल वैल्यू है माना हमने, बी टेकन। फिर उसके बाद ये अगर आपका इन्हीं की वैल्यू फाइंड करना है फर्स्ट स्टेप में आपको बताया गया। अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो x नॉट यानी अगर x का x नॉट इनिशियल वैल्यू यानी ये भी वैल्यू तो इसके बराबर ही होगी ना, तो x नॉट इक्वल टू x नॉट लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा पैरामीटर में भी लिख सकते हैं, x नॉट भी कह सकते हैं, उसके बराबर 0 है क्योंकि इनिशियल वैल्यू पहले से दिया गया है। y का y नॉट इनिशियल वैल्यू है, इसलिए यहां से देखिए y इक्वल टू लैम्डा, इसलिए y नॉट इक्वल टू या y नॉट लैम्डा के रूप में कहा जाए तो वो भी आपको लैम्डा ही मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद z नॉट, z का अगर इनिशियल वैल्यू तो z की वैल्यू जो लैम्डा स्क्वायर है वो भी इसी के बराबर होगी, z नॉट इक्वल टू z नॉट लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया, ठीक है। अब आपको जो ये चीजें समझ में आ रही होगी, आप देखिए मैंने कहा था इन्हीं पांचों की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यही पहला स्टेप है आपका, x नॉट, y नॉट, z नॉट, p नॉट, q नॉट। तो इन तीनों की वैल्यू मिल गई, x नॉट, y नॉट, z नॉट, यहाँ पे देखिए x नॉट, y नॉट, z नॉट की वैल्यू मिल गई लैम्डा के रूप में। पर हमें अब अभी फाइंड करना है p नॉट और q नॉट। तो p नॉट q नॉट के लिए हमें जो है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया उसका हम लोग यूज कर लेंगे। तो फ्रॉम वन इक्वेशन से अगर इसको मैं इनिशियल p q का इनिशियल वैल्यू p नॉट q नॉट है तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, p नॉट q नॉट इक्वल टू z नॉट, और इसके बराबर जो है आपका देखिए यहाँ से लिखना है z नॉट बराबर लैम्डा स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं। तो यूजिंग 4 जो है आप ये लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लिया गया। इसमें इक्वेशन थोड़ी ज्यादा ही बनेंगे क्योंकि इक्वेशन नंबरिंग जो है आपका, फिर भी कैलकुलेशन बहुत ही बेसिक तरीके से आपको स्टेप जो मैंने बताया वो आप ध्यान से समझ के करेंगे तो आपका सारी चीजें हो जाएगी। तो अभी देखिए अभी ये सारी चीजें फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि x इनकी वैल्यू फाइंड करना, तो अब देखिए इसकी हेल्प से हम लोग p नॉट q नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आपको समझना होगा, ध्यान से देखिए। अब इस p नॉट q नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, z नॉट डैश इक्वल टू p नॉट x नॉट डैश प्लस q नॉट y डैश, ठीक है। और ये डैश का मतलब ये डिफरेंशिएशन किया हुआ है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये कहां से आया, तो देखिए समझते हैं कि ये कहां से आया, जो है आपका z नॉट डैश। अब देखिए आपको एक चीज पता है कि z बराबर, यानी अगर मैं डेल z अपॉन डेल x करूं कहीं,
तो इसको जो है चेन रूल से आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको आप लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। और आप जो है ये लिख सकते हैं फिर डेल जेड अपॉन, ध्यान से देखिएगा, डेल एक्स, ये एक्स है और ये डेल वाई, ठीक है। अगर आप इनको देखेंगे ध्यान से, ये देखिए वाई वाई यहाँ लिखा हुआ, ये हट सकता है, ये हट सकता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। आप इसको अगर चेन रूल से ओपन करें तो ये लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपका ये जेड एक बार डिफरेंशिएट है तो इसको आप जेड डैश लिख सकते हैं ना। डेल जेड अपॉन डेल वाई को आपने पढ़ा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से, क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू, ठीक है, और इसको आप डेल वाई डैश, यानी डेल वाई डेल एक्स लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वाई और डैश लिख सकते हैं, ठीक है। डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट है। उसके बाद ये देखिए जेड, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, और उसके बाद जो डेल एक्स अपॉन डेल वाई को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश। ये मैं ये समझा रहा हूँ कि ये चीज कहां से इसके बराबर ये चीज लिखी जा सकती है, ध्यान से समझिए। अगर जेड डैश बराबर क्यू वाई डैश आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस पी एक्स डैश हुआ, तो अगर ये नॉट के लिए यानी इनिशियल वैल्यू के लिए लिखा जाए तो ये सारे इनिशियल वैल्यू के लिए हो जाएंगे कि नहीं, और देखिए वही लिखा है कि नहीं आपको, ठीक है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि आप इसको ये लिख सकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यही क्यों लिखेंगे, तो आप थोड़ी देर के लिए इसे याद भी रख सकते हैं, पर इसलिए रखेंगे, हमने कहा कि आपका खुद का जो है दिमाग लगाना होगा, खुद के कैलकुलेशन से आईक्यू लगाना होगा कि आपको यहाँ से पी नॉट और क्यू नॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो ये इस तरह से लिखने के बाद ही हमें मिलेगी, क्योंकि हमें एक्स नॉट की वैल्यू मालूम है, वाई नॉट की वैल्यू मालूम है, पी नॉट की और क्यू नॉट में जेड नॉट की मालूम है। तो यहाँ से हेल्प लेकर के इस तरह से कैलकुलेट करके पी नॉट क्यू नॉट के निकालेंगे। तो इसलिए ये वाली चीज ऐसे लिखी हुई है और ये ऐसे ओपन हुआ है। आप बगल में चाहे तो लिख सकते हैं, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, बस आपको समझने के लिए बताया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज जब आप लिख लेंगे ना, तो उसके बाद देखिए मैंने कहा ना एक्स नॉट डैश, डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट है, तो एक्स नॉट डैश की आपकी वैल्यू निकालेंगे, तो अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो एक्स नॉट डैश का भी तो 0 ही आएगा भाई। और यहाँ पे देखिए अगर ये वाई नॉट डैश निकाला जाए, तो वाई नॉट डैश अगर लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, इस लेमडा को वाई नॉट इक्वल टू लेमडा है ना, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 1 आएगा। और ये जेड डैश लेमडा यानी जेड नॉट इक्वल टू लेमडा स्क्वायर है, अगर इसको लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये 2 लेमडा होगा। सारे की जो ये वैल्यू है एक्स वाई नॉट जेड नॉट की, इन सबको लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया तो ये सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करे बाहर हो गया। और उसके बाद जो है ये आपका देखिए 0 का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में लिखा तो घबराएगा मत, पी नॉट में 0 का मल्टीप्लाई है तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये जो क्यू नॉट में 1 का मल्टीप्लाई तो आपका क्यू नॉट इक्वल टू 2 लेमडा हो जाएगा। क्यू नॉट इक्वल टू 2 लेमडा की इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब यहां से देखेंगे आप ध्यान से, देखिए क्यू नॉट की वैल्यू मिल गई। अब पी नॉट की वैल्यू आप अगर 5 और 6 दोनों को मिलाकर के सॉल्व कर दें तो यहाँ देखिए क्यू नॉट की वैल्यू अगर आप यहाँ रख लेंगे आप 2 लेमडा, और यहाँ से जेड नॉट इक्वल टू लेमडा स्क्वायर है, तो यहाँ से जो है आप देखिए इस वाले 5 और 6 में क्यू नॉट की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो पी नॉट इक्वल टू आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये 2 लेमडा इसको डिवाइड करके अपना पी नॉट दे देगा 1/2 लेमडा, ठीक है। देखिए वही लिखा फ्रॉम 5 एंड 6 पी नॉट इक्वल टू 1/2 लेमडा, और क्यू नॉट इक्वल टू यहाँ से निकल ही गया। तो हमने बताया था, देखिए स्टेप फर्स्ट में ये सारी चीजें हुई, ध्यान से समझिएगा। एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू, ये जो है एक्स वाई जेड पी क्यू के इनिशियल वैल्यू है, इनकी वैल्यू सारे की यहाँ देखिए मिल गई। उसी को लिखा इसने 7 और 4 दोनों को, फ्रॉम 4 and 7 वी फाइंड द इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, वाई नॉट इक्वल टू लेमडा, जेड नॉट इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, पी नॉट इक्वल टू 1/2 लेमडा स्क्वायर, क्यू नॉट इक्वल टू 2 लेमडा। ये इक्वेशन नंबर 8 बन गया, सारे की इनिशियल वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। इसी तरीके से लगभग सारे क्वेश्चन में होगा, आपको पहले इनिशियल वैल्यू फाइंड ही करनी पड़ेगी। तो ये आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। अब सेकंड स्टेप जो था हम लोगों का, वो आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसका आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको बता चुका हूं मैं पहले का। तो देखिए यहाँ पे जो चीज लिखी गई है, अब क्या है, ये जो फंक्शन यानी ये जो आपको दिया गया आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वही देखिए सेकंड स्टेप हमने लिखा सपोज एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए ये आपका इसको जेड को अगर मैं इधर भेज दूं तो पी क्यू माइनस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एफ एक्स यानी फंक्शन के बराबर एक मान लिया हमने, ठीक है। फिर इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको देखिए 8 यहां तक हुआ है तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां से फाइंड करेंगे इस 9
के हेल्प से द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ 9 आर गिवन बाय। तो इसके 9 के हेल्प से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको बता चुका हूं कि dx अपॉन dt इक्वल टू del f अपॉन del p, dy अपॉन dt इक्वल टू del f अपॉन del q, dz अपॉन dt इक्वल टू ये रिलेशन और dp अपॉन dt इक्वल टू ये रिलेशन, dq अपॉन dt इक्वल टू ये रिलेशन। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का इस तरह से रिलेशन डेल में निकालना। ये पांचों जो है देखिए 10 11 12 13 14 ये इक्वेशन बनाया गया है। ये आपके पांचों जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। यही आपका देखिए फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक क्वेश्चन का जवाब यहीं पे मिल जाएगा ये वैल्यू फाइंड करने के बाद। पर उसके बाद पूछा है इंटीग्रल सरफेस, तो उसके लिए आगे स्टेप बताया हमने। तो यहाँ देखिए dx अपॉन dt मैंने बताया था del f अपॉन del p, जब आप इसका del f अपॉन del p निकालेंगे तो यहाँ पे जो है आपका ये क्या है p जब निकालेंगे तो ये p जो है 1 हो जाएगा और ये q बच जाएगा। बाकी ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल तो 0 हो जाएंगे, तो del f अपॉन del p की वैल्यू q हो जाएगी, यानी यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू आपको q मिल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 10 हो गया, 9 यहाँ तक माना था आपने, ठीक है। ऐसे ही आप dy अपॉन dt की निकालेंगे तो del f अपॉन del q, यहाँ से निकालेंगे तो p मिलेगा। dz अपॉन del dt की निकालेंगे तो ये आपको होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन p del f अपॉन del p प्लस q del f अपॉन del q। तो ये आप निकालेंगे ना तो यहाँ पे 2p आ जाएगा, यहाँ पे pq आएगा, यहाँ पे qp आएगा। देखिए del f अपॉन del p अगर आप यहाँ से निकालेंगे, ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, q मिलेगा, बाकी सारे जीरो, तो ये pq हो गया। इसी तरह से qp होगा, दोनों मिलाकर 2pq बन जाएंगे, ये इक्वेशन नंबर 12 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसी तरीके से dp अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस del f अपॉन del x माइनस p del f अपॉन del z होता है। ये वाले फंक्शंस के हिसाब से ये सब रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे p आएगा, इक्वेशन नंबर 13 ये बन जाएगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। आप तो इतने समझदार हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए, आप तो भाई वैसे के स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं आप मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, ठीक है। और आपको ये सारे मैथ्स की तो बीएससी में आपने पढ़ाई होगा, छोटे छोटे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस del f अपॉन del y माइनस q del f अपॉन del z इक्वल टू q, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बराबर q मिल जाएगा, यहाँ से f वाले को del f अपॉन del y निकालेंगे, यहाँ पे देखिए तो सारा है ही नहीं कुछ y, तो आपका पार्शियली अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा, 0। माइनस q del f अपॉन del z निकालेंगे तो यहाँ पे जो है आप देखिए अगर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा तो यहाँ से q आ जाएगा। तो ये सारे जो है आपके 10, 11, 12, 13, 14 बहुत ही आसानी तरीके से इस फंक्शन के हेल्प से जो है डिफरेंशिएट करके इनके रिलेशनशिप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये पहले बताया अभी अपने डेफिनेशन में, उसी से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इनको अब यहीं तक अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन खाली पूछता तब तो बताते, लेकिन ये लॉन्ग में पूछा और इंटीग्रल सरफेस भी पूछा और कई बार कई क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये जो है आपका अभी तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला। अब इनको मैंने थर्ड स्टेप आपको बताया था कि इनको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सुटेबल तरीके से सॉल्व करके लेमडा और डी में इनको इंटीग्रेट करके आप एक कई सारे इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद वहां से क्या फाइंड करेंगे, p q x y z। तो देखिए अब इन सब में जिनके फ्रॉम 10 और 14 जिनसे सुटेबल हो, देखिए 10 और 14 अब देख रहे हैं 10 और 14 इसीलिए इक्वेशन माना गया क्योंकि सॉल्व करने के लिए थोड़ी आसानी होगी। तो देखिए 10 और 14 में दोनों q आया है, तो इसको अगर dx अपॉन dt और dq अपॉन dt और ये इक्वल टू q और ये q है, दोनों का आपस में डिफरेंस निकाल दिया जाए तो ये क्या होगा, सेम सेम है तो आपका ये q 0 हो जाएगा, ठीक है। और dx अपॉन dt माइनस dq अपॉन dt हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इनको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने कहा ना इनके ये थर्ड स्टेप यहाँ से चल रहा है, देखिए थर्ड स्टेप चल रहा है क्योंकि इनको अब आपस में कैलकुलेट करके हम लोग जो है इंटीग्रेट करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे सबकी x y z p एंड q की, ठीक है। आइए आप चीजें समझ रहे होंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से देखिए x मिलेगा, यहाँ से q मिलेगा माइनस और यहाँ से एक कांस्टेंट लग जाएगा c1। ये इक्वेशन नंबर 15 बन गया। अब ये इक्वेशन 15 अभी नहीं बना, ध्यान से देखिए। अभी x की वैल्यू इससे मिले, y की मिले किसी की मिले तब ना, यहाँ x है तो x की वैल्यू मिलेगी, पर मिलेगी कैसे, हमें c1 कांस्टेंट की कुछ वैल्यू पता होता ना, तो वो इनिशियल वैल्यू के हेल्प से निकालेंगे। इनिशियल वैल्यू देखिए x का इनिशियल वैल्यू x0 है, q का q0 है, c1 का तो पता ही नहीं कांस्टेंट है, तो फिर x0 का आपको पता है। यहाँ से वैल्यू देखिए x0 की वैल्यू क्या है, x0 की वैल्यू आपको यहाँ से देखेंगे तो x0 की वैल्यू 0 है और वहां पे जरूरत है q0 की, तो q0 की वैल्यू यहाँ से देखिए q0 की वैल्यू अगर देखा जाए
तो यहाँ से 2 लेमडा, तो ये 2 लेमडा रखा हुआ है, ठीक है 2 लेमडा। इसके बाद यहाँ से C1 की वैल्यू आप देखेंगे तो 0 माइनस 2 लेमडा, 2 लेमडा होगा माइनस में, तो C1 इक्वल टू माइनस 2 लेमडा हो गया। C1 की वैल्यू ले आके इसमें रख लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी q माइनस 2 लेमडा। ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 16 बन जाएगा, 15 वाला, ठीक है। तो ये x बराबर देखिए 1 मिल गया। इसी तरीके से आप y निकालेंगे, आप देखिए फ्रॉम 11 एंड 13, यानी 11 और 13 को देखिए 11 और 13 दोनों सेम है, p इनका डिफरेंस निकालेंगे। ये क्या है आप देखेंगे यहाँ से dy बाई डी टी डी पी अपॉन डी टी, इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे dy बाई डी टी माइनस डी पी अपॉन डी टी, तो ये सेम है तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो y माइनस पी इक्वल टू C2 मिल जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 17। फिर यहाँ से C2 की वैल्यू जो है यूजिंग इनिशियल कंडीशन, देखिए सारे में लगभग अब सेम होगा। इनिशियल कंडीशन y नॉट माइनस पी नॉट इक्वल टू C2 हो जाएगा, क्योंकि y का इनिशियल y नॉट होता है, p का p नॉट होता है, वो वैल्यू हमें पहले से मिल चुकी है। तो यहाँ देखिए y नॉट की वैल्यू लेमडा और p नॉट की वैल्यू 1/2 लेमडा स्क्वायर होता है, 1/2 लेमडा स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक। तो यहां से जो है अब आप क्या करेंगे, सॉरी ये वाला पी नॉट की 1/2 लेमडा होगी, ठीक है। और ये सही यहाँ लिखा था पी नॉट इसकी 1/2 लेमडा होगी, तो लेमडा माइनस 1/2 लेमडा इक्वल टू C2 हो जाएगा। यहाँ से C2 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 2 लेमडा माइनस लेमडा, तो 1/2 लेमडा हो जाएगा। C2 की वैल्यू 1/2 लेमडा होगी। फिर वही ले जाके इसमें रख लेंगे, किसमें, सॉरी इसमें रखेंगे, ठीक है। तो वही वो देन 17 बिकम, तो इसलिए 17 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या, y बराबर p प्लस 1/2 लेमडा, ये इक्वेशन नंबर 18 बन जाएगा। तो देख रहे हैं इस तरीके से x और y की मिली। इसी तरीके से आप z की भी निकालेंगे, p और q की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, एक दूसरे में रख के इंटीग्रेट करके। तो आई होप ये चीजें आप समझ रहे होंगे, बोर्ड पर जगह बची नहीं है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद की कैलकुलेशन हम दिखाते हैं, कुछ इरेज करना पड़ेगा इसको। और इसमें आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं जरूर बताइएगा। मैंने अपने हिसाब से एक वर्किंग रूल बना के बताया। ये थर्ड स्टेप देखिए अभी चल रहा है, और p और q की वैल्यू हम निकाल लेंगे और z की, तो वो थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक की वैल्यू आप समझ गए होंगे। C2 बराबर जो आपको दिया गया है, ये y बराबर आपको जो मिला है, y बराबर p और ये सारी चीजें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 18 तक आप समझोगे। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है वहां पर हम लोगों जो देखिए x और y की वैल्यू फाइंड करिए। उसके बाद फ्रॉम 13 जो आपको इक्वेशन दिया गया है, यहाँ से हम लोग देखिए क्या करेंगे कि इसको इस वाले से अगर मैं dy बाई डी टी बराबर p है उसको सॉल्व करूं, तो आपका देखिए यहाँ पे जो है आपका ये वाला dy बाई डी टी बराबर जो p है, तो इसको इधर भेज दूं तो आपका ये 1/p dp हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए थोड़ी सी गलती हो गई, 1/p dp इज इक्वल टू t होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये log p हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका t प्लस log c3 एक कांस्टेंट लग जाएगा। ये हम लोग इक्वेशन 3 को इस तरह से लिख सकते हैं और इंटीग्रेट करके ये लेके आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू की वैल्यू फाइंड करना। अब p बराबर यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता है, मैंने बताया इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, यहाँ बेस e छिपा होता है, तो log p बेस e इज इक्वल टू t प्लस log c3 जो लिखा हुआ है, तो p इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये log से log हट जाएगा, आपको पता है। और ये e के पावर में बेस में चलाता है लॉगरिथम के रूल से, भाई आप जानते होंगे बेस के पावर में इधर चलाता है, अगर लॉगरिथम हटा करके इधर भेजा जाए तो ये c3 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो c3 e के पावर t हो जाएगा। e के बेस में यहाँ छिपा होता है लॉगरिथम रूल से, तो p बराबर e के पावर t c3 हो जाएगा। p बराबर c3 e के पावर t, p बराबर मिल गया, ये आपका इक्वेशन बना 19, ठीक है। अब इसको इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, तो यूजिंग इनिशियल कंडीशन आपको p नॉट और e नॉट हो जाएगा, e के पावर नॉट। तो e के पावर 0 का मतलब आपको पता है उसकी वैल्यू 1 होती है, और p नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पे पहले वाले सिस्टम से मिली होगी 1/2 लेमडा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 1/2 लेमडा इक्वल टू c3 हो जाएगा। ये c3 की वैल्यू जो आप इसमें ले आकर रखेंगे,
तो आपको p की वैल्यू मिलेगी p बराबर 1/2 लैम्डा e के पावर t। ये इक्वेशन नंबर 20 बन गया। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा आपको काफी बड़ा होने के नाते पर है सिंपल, कुछ खास नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है, मैंने कहा ना, ध्यान से समझिए। अभी स्टेप अगर मैं देखूं तो थर्ड ही चल रहा है, उसके अंदर पी क्यू की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। फिर अब देखिए क्यू की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिला है आपको 20, अब इसके बाद जो 14 वाले में देखिए इंटीग्रेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला ना सारे उसी से फाइंड कर रहे हैं, उसमें कौन सा कि क्या देगा ये आपको समझना होगा। जैसे यहाँ से देखिए आपका p है तो ये p देगा, यहाँ से ये q देगा, तो उसी तरीके से यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 14 को लेंगे तो यहाँ से q मिलेगा। तो वहां से आप देखेंगे dq/dt बराबर q मिला है, तो ये जो आप q इधर भेज देते हैं तो 1/q dq बराबर dt हो सकता है कि नहीं, वही लिखा हुआ देखिए। और इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये log q हो जाएगा, log q = t + log c4, एक नया कांस्टेंट लग जाएगा, c3 वहां तक लगा है तो आप फिर इसको देखिए वो बेस ये लॉगरिथम वाले बेस के रूल से देखेंगे तो q बराबर जो है आपका c4 e के पावर t हो जाएगा। ठीक है, q बराबर c4 e के पावर t, ये इक्वेशन नंबर 21 हो गया आपका। इक्वेशन नंबर 21 ये बन गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, p q की वैल्यू मिल गई आपको, और अभी q मिला है, इसका देखिए इनिशियल कंडीशन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ये कांस्टेंट हटाना है, तो इनिशियल कंडीशन लेंगे कांस्टेंट हटाने के लिए। तो q0 = c4 e के पावर 0 हो जाएगा। q0 की वैल्यू आपको 2 लैम्डा होता है, पता पहले से पता है, ये मिटा दिया मैं पहले ही शुरुआत में क्वेश्चन में। q0 = 2 लैम्डा, c4 की वैल्यू 2 लैम्डा हो गई, e के पावर 0 की 1 हो जाएगी। यहां से आप देखेंगे c4 की वैल्यू यहां से ले आके इसमें रख लेंगे, तो q बराबर 2 लैम्डा प्लस e के पावर t हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 22 बन गया। अब एक बात ध्यान से समझिए कि ये जो q की वैल्यू मिली है लैम्डा और t के फॉर्म में मिली है। हम लोगों को जो भी x y z p q चाहिए था सब लैम्डा और t के फॉर्म में चाहिए था, पर यहाँ तो जो x मिला देखिए q और p के फॉर्म में मिला है, तो इसलिए q और p की जो वैल्यू मिली है ना वो हम लोग रख लेंगे। तो वही लिखा है यूजिंग 22 एंड 16, यानी 22 का 16 में यूज करेंगे q की वैल्यू, तो वो मिलेगा x बराबर 2 लैम्डा e के पावर t - 1। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और यूजिंग 20 18, यानी जो आपको 20 मिला p बराबर वो 18 में यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी लैम्डा और t में, तो y बराबर यहाँ से मिलेगा 1/2 लैम्डा e के पावर t + 1। ये p और q की वैल्यू x और y वाले में रखी गई है लैम्डा और t के फॉर्म में मिलने के लिए। तो लैम्डा और t के फॉर्म में मिलेगा y = 1/2 लैम्डा e के पावर t + 1। ये समझने वाली चीजें बस इतनी है। देखिए ध्यान से आप अगर मैच करा के रख रहे होंगे, कैलकुलेशन है बस, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए ये सारी बातें आपको पूरा क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए अब x y मिल गया, p q मिल गया, आपको रह गया z। ठीक है, तो z को फाइंड करने के लिए कि भाई साहब dz/dt यही बता सकते हैं ना, तो इनको ले लिया सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू p एंड q फ्रॉम 20 in 22, यानी जो देखो dz/dt = 2pq है ना, तो p और q की वैल्यू फाइंड रहेगी तभी तो z फाइंड कर सकते हो आप। तो p और q की वैल्यू जो है आपका देखिए 20 पे मिली है और 22 पे मिली है। 22 का है ये, हाँ। तो ये p और q की वैल्यू किस में रखना है, 12 में। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे है dz। तो dz/dt = जो p और q की वैल्यू मिली है, ये p है ये q है, और 2 वहां पे पहले से लगा 2pq, तो ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लैम्डा स्क्वायर होगा, इसका मल्टीप्लाई e के पावर 2t हो जाएगा, dt इधर आकर के इसको इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे z मिलेगा लैम्डा स्क्वायर का, आप देखेंगे ध्यान से, तो लैम्डा स्क्वायर e के पावर 2t + c5 एक कांस्टेंट लग जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंटीग्रेट करने के बाद जो मिलेंगे z बराबर लैम्डा स्क्वायर e के पावर 2t + c5 एक कांस्टेंट, ये इक्वेशन नंबर 25 बन जाएगा। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वही काम देखिए, सब में z बराबर मिल गया, x बराबर मिला, y बराबर मिला, तो इसमें कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, सब में कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन कांस्टेंट को हटाने में हेल्प कर रहा है। तो यूजिंग इनिशियल कंडीशन जब करेंगे तो आपको z0 की वैल्यू और वहां पे ये जो है e0 हो जाएगा, e के पावर 0 का 1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू रखने के बाद c5 बराबर आपको 0 मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही c5 बराबर 0 मिलेगा, उसके बाद c5 बराबर 0 मिलने के बाद ये वाली चीज इसमें रख देंगे, तो आपको z बराबर क्या मिलेगा, z बराबर ये देखिए 0 ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, z बराबर लैम्डा स्क्वायर e के पावर 2t मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 26 हो गया। यहाँ तक की चीजें z बराबर समझ में आ रही होंगी। अब देखिए हमने कहा था फाइनल क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच रहे हैं, x y z p q की वैल्यू सब मिल गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फोर्थ जो स्टेप था वो ये था कि जो x y z p q की वैल्यू मिली है उनमें x y z यानी z बराबर जो मिले उसमें लैम्डा और t जो आपको दिख रहा है ना, ये z बराबर में लैम्डा और t, इन्हीं को हटा के x y में कन्वर्ट कर देना है।
और x और y में कन्वर्ट कर देंगे तो x, y और z के रूप में ये हो जाएगा, और x, y और z के रूप में जब हो गया तो वही आपका इंटीग्रल सरफेस होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर ये फिर हमने क्या लिखा है, सॉल्विंग 23 एंड 24 फॉर e की पावर t एंड लेम्डा। यहाँ तक कि ये सारी चीजें देखिए, इसको नहीं मिटा रहा था कि इसकी जरूरत थी, तो ये अब इसको मिटा के यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। ये सब पिछले वाले में कहा है, आप लिख लिए होंगे, ये वाला आपको अभी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हटा देते हैं और यहीं पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखिए सॉल्विंग 23 एंड 24, यानी इक्वेशन नंबर 23 कहाँ है, यहाँ 23, ये देख रहे हैं 23 और 24, इनको सॉल्व करके लेम्डा और टी की, e के पावर t की वैल्यू निकाली गई फॉर e के पावर t एंड लेम्डा की वैल्यू, e के पावर t की 23 और 24 को सॉल्व करके e के पावर t और लेम्डा की वैल्यू निकाली गई। रीजन क्या है, क्योंकि z बराबर जो मिला उसमें लेम्डा और e के पावर t को हमें हटाना है। तो जब आप ये हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि e की पावर ये 2t हट जाएगा और लेम्डा हट जाएगा और सब xy के रूप में हो जाएंगे, और ये कैलकुलेट करके यही वैल्यू मिलेगी, e के पावर t x प्लस 4y 4y माइनस x। इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, यहाँ से लेम्डा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये मिलेगी, और e के पावर t की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू जो है आप कहाँ करेंगे, सब्सटीट्यूट, these value in इक्वेशन 26, ठीक है। 26 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो z बराबर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये लेम्डा स्क्वायर है यानी 4y माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, और ये जो है आपको e के पावर 2t है, तो e के पावर t की वैल्यू, e के पावर t को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 2t को ना, ऐसे पावर में, यानी होल स्क्वायर, ये फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी इसका होल स्क्वायर x प्लस 4y माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है आपको जो मिलेगा, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, ये स्क्वायर इसका 4 का करे तो इधर आके 16z हो जाएगा, ठीक है। और ये 4y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 4y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे देखिए बचेगा x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए इतने मेहनत के बाद ये मिला है जो 16zx प्लस 4y का होल स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड in this is required integral surface, ठीक है। ये आपका इंटीग्रल सरफेस है। तो ये क्वेश्चन जो आपको मिला, देखिए कैलकुलेशन में लंबा है तो है, क्या ही करें, ठीक है। क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया है तो है, पूछे जाने के चांस भी है, पर कैलकुलेशन में सिर्फ लंबा है। चीज़ें आप देखेंगे तो सारे में काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इनिशियल वैल्यू सब में उसी तरीके से फाइंड हो रहा है, इनिशियल वैल्यू शुरुआत में फाइंड करके रख रख के सॉल्व कर रहे हैं, तो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और ध्यान से आप देखिएगा, एक बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, पूरा समझ में आएगा। लॉन्ग में 10 नंबर में पूछा जाता है, तो भाई थोड़ा सा था। और कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। और मैंने पूरी कोशिश करी, एक नया वर्किंग रूल भी बनाया, उसी बेस पर एक आध और क्वेश्चन बता देंगे। फिर हम लोग जो है कॉसी फर्स्ट मेथड देख रहे हैं डिग्री वाला, तो सेकंड डिग्री वाला देखेंगे। सेकंड डिग्री वाला आसान है, पूछे जाने के चांस है, यही ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए बताया इसको, ठीक है। देखने की बड़ा है, पूछा गया है, यही पूछा ही गया, सेकंड डिग्री वाला नहीं पूछा गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना फीडबैक कमेंट में बताते रहिए। नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।